नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी कॉमन है और वर्णमाला से भी अब प्रश्न बन रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो वर्णमाला हमने कक्षा 1-2 में पढ़ी होगी, आज वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो गई है कि अब उससे जो प्रश्न बन रहे हैं, वैसे तो हम सोचते हैं कि वर्णमाला भी कोई पढ़ने वाली चीज़ है, मतलब बहुत ईज़ी है, हम सबको आती है। लेकिन जब प्रश्न बनते हैं इससे तो हम वही गलत करके आते हैं और फिर बहुत दुःख होता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके जो नंबर 1-2 नंबर जो आपको वर्णमाला से पूछे जाते हैं, वो आपके गलत ना हो और कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो आज हम इस वीडियो में पूरी वर्णमाला सीखने वाले हैं और उससे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, वर्णमाला। सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं। हमारी वर्णमाला में हम सब जानते हैं स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। आता हम सबको है वर्णमाला, लेकिन हम उसका क्रम भूल जाते हैं और क्योंकि हमने बहुत समय से पढ़ा नहीं है, इसलिए हम उसको उनका उच्चारण स्थान कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, कौन सा स्वर है, कौन व्यंजन है, ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो अब पूछी जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। तो हमारे पास जो हमारे व्याकरण लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने मूल रूप से तो 11 स्वर बताए हैं और अगर टोटल की बात करें तो 13 स्वर हमारे पास हमारी हिंदी वर्णमाला में हैं। तो आपको जहाँ जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले हम इन 13 स्वरों की बात करेंगे और इनकी आगे से मैंने उनकी मात्राएं भी लिखी हैं। देखो दोस्तों, जो स्वर होते हैं ना, वो अपने दो रूपों में होते हैं, उनके दो रूप होते हैं। एक होता है उसका मूल रूप या वास्तविक रूप और दूसरा होता है उसका मात्रिक रूप। तो जो जैसे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अ हमेशा अपने वैसे तो जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो सब स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। लेखन तो उनका स्वतंत्र है, लेकिन जब हम क बोलेंगे तो वहाँ पे हमें अ का साउंड सुनाई देगा या उसको अनिवार्य रूप से हम अ उसके साथ उच्चारित करते हैं। तो जो अ है ना, वो जैसे हम देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे क है तो क जो है इसके साथ अ जुड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन अ इसमें है। अगर हम इसको अलग करें तो ये इस तरह से बनेगा। क अपने वास्तविक रूप में होगा यानी कि बिना स्वर के होगा तो उस पे हलंत लग जाएगा और फिर जब हम इसको देखेंगे तो उसके साथ अ होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो जो ये अ है ये इस क में अपने आप ही जुड़ जाता है। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इस तरह से। देखो दूसरा है आ। तो आ जो है वो अपने वास्तविक रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, जब स्वतंत्र रूप से जैसे आम लिखना हो तो आम लिखा है हमने, तो अभी हम यहाँ पे आम की बात कर रहे हैं। तो ये जो आ है ना, ये अपने वास्तविक रूप में है यहाँ पे और जो मौ है उसके साथ तो अ जुड़ा हुआ ही है। लेकिन जब हम काम लिखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आ है। इस क के साथ जो ये आपको मात्रा दिख रही है ना, ये आ की मात्रा है। तो यहाँ पे और आ जो है वो अपने मात्रिक रूप में है। ठीक, आई होप आपको मात्रिक और वास्तविक रूप समझ में आ गया होगा। फिर ई है। ई ये अपने वास्तविक रूप में है और ये इसका मात्रिक रूप है। इसी तरह से ई हो गया। उ उ की ये जो मात्रा है इस तरह से लगती है, ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है और री की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कृपा लिखना हो तो कृपा इस तरह से हम लिखते हैं ना, तो ये री की मात्रा इसमें री लगी है, री का मात्रिक रूप इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम किसी स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं ना, तो वो वहाँ पे मात्रिक रूप में होता है, वास्तविक रूप में नहीं होता है। ए की एक मात्रा लगती है, आई की दो मात्राएं होती हैं। ओ हो गया, ओ का ये वास्तविक रूप और ये मात्रिक रूप। औ का ये वास्तविक रूप हो गया, ये मात्रिक रूप हो गया और ये अंग
ये इसकी मात्रिक रूप, और अह और ये इसका मात्रिक रूप। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्वर आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम व्यंजनों की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको पूछा जाए, अब ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं कि मूल रूप से स्वर कितने होते हैं, तो मूल रूप से आप 11 ही लिखेंगे। और अगर टोटल पूछेंगे कि कुल कितने स्वर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, तो कुल आपके 13 आ जाएंगे। जो ये अंग और अह आप दिख रहे हैं, आपको जो दिख रहा है, ये ये ना तो स्वर हैं न व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका जो आप जो देख रहे हैं, वैसे तो ये अ और आ से ही मिलके, अ से ही मिलके बने हैं और मतलब स्वर की तरह दिखते हैं, लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं, अंग, अह, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं। दोस्तों, ये सारणी अगर आपने आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी पे बना सकते हो, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको याद हो गई तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप कोई भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न को गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने व्यंजन पूरी सारणी बना रखी है, और इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो भी हमसे प्रश्न बनते हैं, जो भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है वर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ण है, किस वर्ग में आता है, और उच्चारण स्थान। फिर है आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। देखो, प्रत्येक जो वर्ग होता है, जैसे अब देखो, वर्णमाला तो हमें सबको आती है, लेकिन अब हम जो उसका एक वैज्ञानिक क्रम है, या उसका जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हम उस दृष्टि से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल वे में तो हमने पढ़ा है वर्णमाला अ आ क से ज्यों तक। ठीक है, लेकिन अब हम इसको इस क्रम में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखो, 5 वर्ग हमारे पास होते हैं क से लेके म तक। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखो, क हो गया, ख, ग, घ, ग। तो एक वर्ग में आ गए 5, और 5 वर्ग हैं हमारे पास, और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 पंजे 25। तो ये 25 जो हमारे क से लेके म तक, ये हमारे कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो जिह्वा है, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो इनमें हमारी जो जिह्वा है वो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है। ठीक है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन करते हैं, यानी कहते हैं स्पर्श करती है, हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो 25 व्यंजन क्या है, हमारे स्पर्शी व्यंजन है। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं क वर्ग की। तो जो क वर्ग है, अब हमारी जो हिंदी है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसका जो उच्चारण क्रम होता है ना, वो वैज्ञानिक क्रम होता है। यानी कि जो हमारा स्वर तंत्र है, उसमें सबसे पहले आता है कंठ, फिर आता है तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत आते हैं, और लास्ट में होंठ आते हैं अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारे कंठ से वर्ण उच्चारित होते हैं, क्योंकि इसीलिए हमारी जो देवनागरी लिपि है उसे वैज्ञानिक लिपि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो इसका उच्चारण है वो कंठ से लेके ओष्ठ तक आता है। तो एक वैज्ञानिक क्रम है इसका। अगर हम दूसरी या रोमन लिपि की बात करें, किसकी बात, अदर लिपियों की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। तो जो कंठ ध्वनियाँ हैं, क वर्ग जो है, कंठ के द्वारा इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। सबसे पहले जो हमारा स्वर तंत्र है उसमें कंठ आता है, और कंठ के द्वारा क वर्ग का उच्चारण किया जाता है। इसमें क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ण जो कि कंठ से द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगला है च वर्ग। च वर्ग जो है, अब कंठ के बाद आता है तालु। ठीक है, तो जब हम देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनका उच्चारण करके देख लें, क्योंकि उच्चारण करने से, अगर हम ऐसे ही देखेंगे, रट कर देखना इस तरह से, तो ये हमें कम याद रहेगा। ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे,
तो हमें ये ज़्यादा याद रहेगा। जैसे च वर्ग को हम कह रहे हैं तालव्य, तो जो हम च, छ, ज, झ, य, तो जीभ हमारी जिस भाग को टच कर रही है वो हमारा तालु कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहा गया है। तो च, छ, ज, झ, य, तो ये जो है ये तालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य कहा गया है। आप इनमें हलंत देख रहे हैं, तो ये हलंत का मतलब ये है कि अभी इनमें कोई स्वर मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे ही इनमें स्वर आ जाएंगे तो ये अपना हलंत इनका हट जाएगा। ठीक है, तो अभी जो व्यंजन है वो अपने वास्तविक रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ट वर्ग। ट वर्ग जो है हमारा मूर्धन्य वर्ग कहलाता है। मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। अब आप उच्चारण करके देख लीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जहाँ से ये हमारी जिह्वा जिस भी भाग को हमारा टच हो रही है वो भाग मूर्धा कहलाता है और इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला है त वर्ग। त वर्ग, अब दांतों से इसका उच्चारण होता है क्योंकि जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो अब दांतों को टच करेगी इनके उच्चारण को लेकर के। तो देखो, त, थ, द, ध, न। तो हमारी जो जीभ है वो दांत को टच किया, तो इसलिए इनको दंत वर्ण कहा गया है। ठीक है, अब अगला है प वर्ग, यानी कि ओष्ठ जो वर्ण है, प वर्ग। तो देखो, अब आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म। हमारा जो हमारी जीवा है वो मतलब हमारे होंठों का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इनको ओष्ठ कहा गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, इसके बाद हमारे जो स्पर्शी व्यंजन है वो यहाँ खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये जो व्यंजन है इनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वो अंदर ही किसी एक भाग को टच नहीं करती है, अलग अलग भागों को। और हमारी जीभ, जैसे य हम कह रहे हैं, तो य मतलब इसका साउंड अ की तरह ज़्यादा, इसमें अ का ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा गया है। ठीक है, और य, र, ल, व मतलब किसी एक भाग को टच नहीं कर रहे हैं ये, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा गया है। अंदर ही हमारी जिह्वा जो है वो किसी न किसी भाग को लग रही है। ठीक है, तो ये आपको ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अब इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस्थ भी 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म में हमारे आते हैं श, 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 ह। देखिए, सबसे पहले जो हमारी ये वाली जो स है ना, इसको हम कहते हैं तालव्य स। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा ये वाली जो स है ना, इसके उच्चारण के लिए हमारी जो जिह्वा है वो हमारे तालु को टच होती है, श। तो तालव्य स इससे कहते हैं। फिर दूसरी जो स आती है, इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा को टच करती है, इसलिए ये मूर्धन्य श कहलाती है। और जो ये वाली जो स है, इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा दांतों को टच करती है, इसलिए इसे दंत स कहा गया है। और ह, इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं क्योंकि कंठ के द्वारा इसका उच्चारण हो जाता है, कंठ। तो ह। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त व्यंजन, अब इन्हें संयुक्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो व्यंजन है हमारे, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक तो इसमें क लगा हुआ है, दूसरा स। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलके बना अक्ष। त्र की बात करें तो त्र में भी त है और र है। ठीक है, स्र की बात करें श है, र है। और ज्ञ की बात करें तो ज है, य है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओके, हमारे पास कुछ और भी ध्वनियाँ हैं। जैसे द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ढ, अढ़, ढ़, अढ़। इनमें बिंदी, अब आपको अंतर समझ में आना चाहिए इसका। एक ढ और ढ हमने यहाँ भी पढ़े थे मूर्धन्य वर्णों के साथ। ठीक है, ये वाले ये अलग हैं
और वो अलग हैं। इनमें अंतर क्या है कि इन दोनों में बिंदी नहीं लगती है, ठीक है। और जो हमारे द्विगुण व्यंजन है इनमें हम बिंदी देखते हैं नीचे से, ठीक है। तो ये द्विगुण व्यंजन है, ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आपको जो हमारी देवनागरी लिपि है, ये संस्कृत की ध्वनियाँ नहीं है, बल्कि हिंदी में हमने इन्हें विकसित किया है। इसलिए आपसे यहाँ पर एक प्रश्न भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों से कोई भी आपको किसी भी शब्द में ये दो व्यंजन दिखेंगे जिनके नीचे बिंदी होगी, तो 100% बात है कि वो तद्भव शब्द होगा। तत्सम तद्भव हमारे पास हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनकी एक पहचान है कि इन दोनों से मिलकर बनने वाला जो शब्द है वो हमेशा तद्भव के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कभी गलत नहीं करोगे। अगर इनसे कोई प्रश्न कोई ऐसा वर्ण पूछा जाता है कि कोई शब्द पूछा जाए कि इसमें तत्सम तद्भव बताओ, तो आप इससे पहचान कर सकते हो कि वो हमेशा तद्भव ही होगा, ठीक है। इसके बाद अयोग वाह हमने अभी पढ़ा था। स्वर के अंदर दो हमारे पास अयोग वाह होते हैं। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ ली हमारी वर्णमाला, लेकिन अब इनको आपको प्रश्न कैसे बनते हैं, देखो। अब हमें इसके उच्चारण स्थान या इनमें जो हमारी वायु है मुंह से कितनी निकलती है और किस तरह से इनका उच्चारण होता है, देखो। दो तरह से होता है, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण की बात करें तो जब हम, प्राण का मतलब होता है वायु, हमारी जिह्वा, हमारे जो श्वास है, वायु है, जब बहुत कम निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण के, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु ज़्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। आप उच्चारण करके देख लीजिए। क, ख, जब हम क बोल रहे हैं तो थोड़ा कम वायु निकल रही है, लेकिन जब ख बोल रहे हैं तो ज़्यादा वायु निकल रही है, इसलिए ख और जो दूसरा और चौथा हमारा वर्ण है वो महाप्राण के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क और घ, इनके उच्चारण मतलब ग, इनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकल रही है, सॉरी कम वायु निकल रही है, और ख और घ जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वायु निकल रही है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का, हमारे पास 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये तो हो गए वायु के निकलने के स्थान पे, ठीक है। अब दूसरा आता है ध्वनि के निकलने के, कि किस में ज़्यादा ध्वनि लगती है और किस में कम निकलती है, ठीक है, किस में कम ध्वनि निकलती है। तो देखो, वो भी दो आधार पे होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। सघोष बोलो या घोष बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, ठीक है। पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, ऐसा नहीं कि केवल क और ख की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ग का, इसीलिए हमने ये सारणी बनाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो लास्ट के 3 हैं, ये सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है याद करना, पहला और दूसरा अघोष अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं, यानी कि ज़्यादा वायु, ज़्यादा जो ध्वनि है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है। घोष मतलब आवाज़, ठीक। तो इस तरह से आप उच्चारण करके देख लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। देखो, और जो पंचमाक्षर होते हैं ना, वो नासिक्य होते हैं, यानी कि इनके अगर आपके पास कभी पूछा जाए कि नासिक्य ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आपको बताना है नासिक्य व्यंजन, अगर आपसे पूछा जाए तो 5 हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, पंचमाक्षर भी इन्हें कहते हैं, तो ये नासिक्य होते हैं। इनके जब हम उच्चारण करते हैं अंग, य, ण, न, म, तो इनके उच्चारण में जो वायु है वो नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक्य भी कहते हैं और पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 5 वर्ण, 5 व्यंजन इसके अंदर आएंगे, और अगर टोटल पूछे जाए तो अंग और अ भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, टोटल
सात हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमारी व्यंजन और स्वर आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम देखते हैं कि इनसे किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सारणी को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे अब प्रश्नों का थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया है, आप इसको नोटिस ना करें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखो, शब्द समूह को वर्णमाला नहीं कहेंगे, वर्ण अलग होते हैं, शब्द वर्णों से मिलके बनते हैं, इसलिए। ठीक है, शब्द गणना तो नहीं होगा। वर्णों के संकलन को भी नहीं कहते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्रमबद्ध पहले स्वर का पढ़ा हमने, स्वरों को भी क्रम से पढ़ा। फिर वैज्ञानिक क्रम हमारे हिंदी वर्णमाला का है, तो इसलिए कंठ ताल इस तरह से हमने क्रम से पढ़ा ना, तो इसलिए इनको वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहते हैं। राइट, आगे है दूसरा, अगला जो प्रश्न है हमारा ये जो प्रश्न है ना, ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, और आगे भी इसी तरह से इससे प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? लघुतम यानी कि सबसे छोटी इकाई यहाँ पे पूछा गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, उसके बाद अक्षर आता है, वर्ण से मिलके अक्षर बनता है, फिर शब्द बनता है, और फिर वाक्य बनता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटी पूछी गई है तो वो वर्ण। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखो, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अभी तक सबसे छोटी पूछी गई थी वर्ण, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ठीक है, जो एक पूरा पैराग्राफ जब हम लिखते हैं ना, तो वो एक वाक्य मतलब एक पूरी लाइन जो होती है हमारी, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। तो वो सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? देखो, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि क्या है? जो हमारी वर्णमाला है वो पूरी एक ध्वनियों का समूह है। जब हम अ बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से एक आवाज निकल रही है, क बोल रहे हैं तो आवाज निकल रही है, तो वो ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं या मौखिक रूप से बोल रहे हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा? उसका मौखिक रूप हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि लिखित रूप में, जब हम लिख रहे हैं तब तो ध्वनि नहीं निकल रही है ना, तब तो हम केवल लिख रहे हैं। तो लिखित रूप को कहेंगे वर्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखित रूप को वर्ण कहेंगे, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण हो जाएगा, और मौखिक रूप हो जाएगी ध्वनि। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगला है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर हैं? ठीक है, स्वर पूछ रहे हैं, कितने स्वर हैं मूलतः, ये आपको ध्यान रखना है। मूलतः पूछा गया है, तो मूलतः आपके पास 11 ही स्वर हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, तो कुल 13 हो जाएंगे स्वर। हाँ, ये अगला प्रश्न आ गया, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? ये आपको नोटिस करना है, कुल कितने हैं, तो कुल आपके आ जाएंगे 13, और मूल तो पूछेंगे तो 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अयोगवाह हमारे पास दो वर्ण है, अंग और अह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई जो वर्ण है हमारे, उनका उच्चारण कंठ और तालव्य तालु से होता है। ये कोई मतलब एक जगह से इनका उच्चारण नहीं होता है। इनका जब हम ए और आई बोलते हैं तो कंठ और तालु हमारे दोनों एक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनको कंठ तालव्य ध्वनि कहा गया है। ठीक है, और ओ औ की बात हो तो वो कंठ ओष्ठ, क्योंकि ओ और औ बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ओ औ कंठोष्ठ हो जाएंगे, और ए आई जो है वो कंठ तालव्य हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है हमारा एक मात्रा का स्वर लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कह रहे हैं। और दीर्घ स्वर कहते हैं आ ई उ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और अ ई अ ई उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कह रहे हैं। और जो आ ई उ
ये हैं हमारे, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके पास प्रश्न बनते हैं। तो ये हमने कुल 10-12 प्रश्न सॉल्व किए यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। और दोस्तों, आप एक बार इस सारणी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, और मुझे विश्वास है कि आप इससे कभी गलत नहीं करोगे। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताने में भूल गई कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं और ह है, ये सघोष के अंदर आएंगे, ठीक है। इनमें जो वायु है, जो ध्वनि है वो ज़्यादा निकलती है, इसलिए इन्हें सघोष कहते हैं। और जो तीनों सौ हमारे आते हैं वो अघोष के अंदर आते हैं, ठीक है, अघोष। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ भी अघोष और महाप्राण के अंदर आती है वो, ठीक है। और जो ह है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। और य र ल व सघोष है किंतु अल्प प्राण है ये, ठीक है। और जो ह है वो अघोष और महाप्राण के सॉरी, ह जो है वो सघोष महाप्राण है। और तीनों स जो है वो अघोष और महाप्राण है, ठीक है। तो ये सारणी बस आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।